Welcome to DSCJ Teleclasses, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Myself, Neeraj Sharma, teacher from District Doda, and I welcome you all here in this second session, in which we will be concluding the power sharing, the chapter 1 of 10th class Social Studies. And our today's subtopic is forms of power sharing. So let us recapitulate what we studied in part 1 at previous session. तो पहले वाले सेशन में हमने डिटेल में दो केस स्टडीज़ किए। एक हमने बेल्जियम का केस पढ़ा और एक हमने श्रीलंका का केस पढ़ा विद रिस्पेक्ट टू पावर शेयरिंग इन बोथ द कंट्रीज़। तो बेल्जियम वाले केस में हमें क्या देखने को मिला, वहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि जो पावर शेयरिंग थी उसको लोअर लेवल तक डिसेंट्रलाइज किया गया था। एक बेसिक जो लेवल पॉसिबल हो सकता है वहाँ तक बेल्जियन लीडर्स ने, गवर्नमेंट ने पावर को डिसेंट्रलाइज किया था इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबिलिटी इन द कंट्री। वहाँ पे लिंग्विस्टिक लाइंस पे जो है दो मेजर कम्युनिटीज़ के बीच में जो है वो कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, बट टाइमली उन्होंने उसमें इंटरवीन किया और पावर शेयरिंग को बहुत बढ़िया अरेंजमेंट उन्होंने बनाया, जिससे क्या हुआ कि जो कन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड किया गया। सो हम कह सकते हैं कि जो उनका अरेंजमेंट था पावर शेयरिंग का, दैट वाज वेरी मच यूनिक एंड इनोवेटिव, बिकॉज़ उसके पहले किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री ने उस लेवल की जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है वो नहीं की थी। सो बेल्जियम की एग्जांपल का रेफरेंस जो है वो आपकी बुक में भी इसीलिए दिया गया है। तो दूसरा हमने केस स्टडी किया था श्रीलंका का। श्रीलंका में भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था और जो वहाँ के सिन्हालाज थे, सिन्हाला लैंग्वेज को जो है वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था और तमिल बोलने वालों को के साथ जो है वो एक डिस्क्रिमिनेशन हुई थी। तो बट वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स नहीं किया, रादर उन्होंने वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स किया। तो उसके चलते वहाँ पे सिविल वार हुआ। जब सिविल वार हुआ तो हज़ारों की लोगों की जान वहाँ पे गई और बहुत सारा सेटबैक इकोनॉमिक और सोशल फैब्रिक को वहाँ पे पड़ा। सो आप कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट बेसिक थीम है कि जिसके बिना डेमोक्रेसी भी खोखली है, डेमोक्रेसी भी मीनिंगलेस है। तो आज हम पढ़ते हैं कि पावर शेयरिंग में कौन उसकी क्या क्या फॉर्म्स हो सकती है। सो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं कि आज के इस सेशन में आपको क्या मिलने वाला है। यू विल गेट ए क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग, हालांकि वो हमने पिछले सेशन में भी किया। एंड द सेकंड इज़ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो कीपिंग इन व्यू दीज टू ऑब्जेक्टिव्स वी विल मूव अहेड। पावर शेयरिंग के इंट्रोडक्शन कह लीजिए या नीड कह लीजिए कि वाई वी नीड दिस पावर शेयरिंग। तो आप ये जानते हैं कि इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का बेसिक थीम ये है कि डेमोक्रेसी में रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट, और जो रूलर्स होते हैं दे आर एमंग द सोसाइटी। सो हम अपने आप को खुद ही रूल करते हैं डेमोक्रेसी में थ्रू सम स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस। कुछ ऐसे इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके ज़रिए हम अपने आप को रूल करते हैं, राइट। देयर आर डाइवर्स ग्रुप्स इन अ सोसाइटी एंड ईच हैज़ अ राइट टू एक्सटेंड द ओपिनियन फॉर शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। अब दूसरी जो चीज़ है
कि सोसाइटी में बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप्स हैं। आप रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में बात करिए, रीजनल कॉन्टेक्स्ट में बात करिए, लिंग्विस्टिक लाइंस पे अगर हम देखें, कास्ट, क्रीड, कलर, तो बहुत डाइवर्सिटी है। तो इतने सारे ग्रुप्स जो हैं, हर ग्रुप को जो है डेमोक्रेसी में राइट है कि वो अपना ओपिनियन दे गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, और उसको ये राइट भी बनता है कि उसके ओपिनियन को कंसिडर भी किया जाए। तो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट ही यहाँ से आता है कि आप एक छोटे लेवल तक जाके वहाँ से ओपिनियन लें, वहाँ के लोग, उस ग्रुप, उस कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन आप इंश्योर करें गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, राइट। Thus we need power sharing. Moreover, the political powers should be distributed among as many citizens as possible. तो इन अ डेमोक्रेसी आप समझ सकते हैं, डेमोक्रेसी में जितने ज़्यादा लोगों को आप किसी ओपिनियन को बनाने में इन्वॉल्व करेंगे, तो उतना वो आप कह सकते हैं कि उतना वहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप जो है उतना बढ़िया है। So different kinds of arrangements are made to ensure the distribution of power. इसलिए इन सभी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए to implement and execute the planning to involve different social and political groups or communities in government's functioning, we made some arrangements. तो ऐसे तो नहीं होगा आनन फानन में, हमको कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, कुछ कोई प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो उसको हम कहेंगे दोज प्रोसीजर्स एंड अरेंजमेंट्स आर रेफर्ड टू बी एज पावर शेयरिंग, राइट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट्स आर मेड टू एंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दिस इज़ पावर शेयरिंग। तो इसको हम पावर शेयरिंग कहते हैं। तो आप बेल्जियम को कंसिडरेशन में अगर आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट क्या था, और श्रीलंका में पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट क्या था। और यू कैन आल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट आल्सो। इंडिया में आप देखेंगे कि पावर शेयरिंग कैसे होती है, उस पर हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। Let us highlight some prominent arrangements of power sharing. तो ये कुछ prominent जो arrangements हैं पावर शेयरिंग के हैं। The first one is power sharing among different organs of government. Horizontal sharing भी कहते हैं। जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके दरमियान, उनके बीच में पावर को शेयर करना एक तरह का अरेंजमेंट है। Then there is another arrangement, power sharing at different levels of government. तो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे पावर को शेयर करना, इसको हम वर्टिकल शेयरिंग भी कहते हैं। द थर्ड इज़ पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर्स को डिसेंट्रलाइज करना, दिस इज़ द थर्ड प्रोमिनेंट अरेंजमेंट आइडेंटिफाइड सो फार। The last one is power sharing among different pressure groups, political parties and movements. It is another arrangement. तो let us discuss one by one कि किसकी क्या फीचर्स हैं, किसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है। पावर शेयरिंग among different organs of government। अभी आप देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि organs of government हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव में हमारे लॉ मेकर्स आएंगे, आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स आएंगे, आपके पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट्स आएंगे, राइट। तो जो भी लोग जो लॉ मेकर्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, उनके ग्रुप को, उनके समूह को, उनके बॉडी को हम कहते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी, एंड वो एक मेन ऑर्गन है गवर्नमेंट का। द नेक्स्ट इज़ एग्जीक्यूटिव। अभी वो लोगों का एक ऑर्गन है जिस ऑर्गन में क्या है कि जो लॉ मेकर्स होते हैं वो जो भी लॉज बनाते हैं तो उनको एग्जीक्यूट करने वाले जो एजेंसीज़ रहती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, और जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो सब यहाँ पे आएंगे एग्जीक्यूटिव में।
एंड देन द थर्ड ऑर्गन इज़ जुडिशरी। जुडिशरी जो है ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट है और हर स्टेट के अपने रेस्पेक्टिव कोर्ट्स हैं, वो सब जुडिशरी का हिस्सा हैं। सो देयर आर थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट, एंड all the three organs are of, you can say, they are having the same powers in their own and respective jurisdictions. So you cannot say कि legislative is weaker than executive or executive is more powerful than legislative or judiciary is stronger than both. No, in some one or other way all these three are interdependent also and are having the same powers but in their own jurisdictions. Now let us see how the powers are shared between these three arrangements, these three organs. Under these arrangements, power are distributed in such a manner that none of the organs can exercise unlimited powers. तो यहाँ पे पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पास बराबर की पावर्स रहती हैं, लेकिन वो इस तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ है कि लेजिस्लेटिव जो है वो भी यूनिलेटरली कोई डिसीजन नहीं ले सकता, एग्जीक्यूटिव भी यूनिलेटरली और अनडेमोक्रेटिक डिसीजन नहीं ले सकता, एंड जुडिशरी तो है ही कि ऐसा कोई डिसीजन ना हो, उसी की रखवाली के लिए तो जुडिशरी है। तो कहने का मतलब है कि नन ऑफ द ऑर्गन्स एमंग द थ्री कैन टेक एनी यूनिलेटरल और अनडेमोक्रेटिक डिसीजन अंडर दिस अरेंजमेंट ऑफ पावर्स। डेमोक्रेसी में ये सेटअप होता है। तो इनको हम कहते हैं हॉरिजेंटल शेयरिंग ऑफ पावर्स आल्सो, बिकॉज ऑल द थ्री ऑर्गन्स जो हैं दे आर हैविंग द सेम पावर्स, दे आर एट ए सेम लेवल। आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ सुपीरियर एंड एग्जीक्यूटिव इज़ इन्फीरियर और जुडिशरी इज़ इन्फीरियर। सो दिस इज़ द हॉरिजेंटल शेयरिंग ऑफ पावर। This results in a balance of powers as each organ is empowered in such a way that it can check the others functioning. हाँ, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बैलेंस ऑफ पावर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि तीनों ऑर्गन्स जो हैं वो इक्वल इम्पॉर्टेंस के हैं, तो उनकी इम्पॉर्टेंस कैसे बनी रहती है, बिकॉज जो पावर शेयरिंग का यहाँ पे अरेंजमेंट है उसमें ये एक दूसरे के फंक्शनिंग को चेक कर सकते हैं। अरेंजमेंट ही ऐसा है। तो जब ये एक दूसरे को चेक करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है। तो उसी से जो कोई यूनिलेटरल और अनडेमोक्रेटिक डिसीजन ये नहीं ले सकते हैं, राइट। दिस सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इस सिस्टम को हम चेक्स एंड बैलेंसेस का भी सिस्टम कहते हैं, बिकॉज लेजिस्लेटिव कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर जुडिशरी कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ पे कभी ज़रूरत हो। तो ये एक पावर शेयरिंग का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और बहुत सी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके की प्रैक्टिस हो रही है। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि इनकी इंटरडिपेंडेंस कैसे है। चेक्स एंड बैलेंसेस का हम थोड़ी सी बात करते हैं। पावर इज़ शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। Although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislatures. अभी देखिए जो जुडिशरी है उसके जो जजेस हैं उनकी नॉमिनेशन, उनकी अपॉइंटमेंट्स जो भी हैं वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से होकर ही गुज़रती है। बट जब उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो उसके बाद जुडिशरी जो है वो फुली एम्पावर्ड है कि वो उनके काम की लेजिटिमेसी को चेक करे, वो उनके काम की लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए, राइट। इन दिस वे ये एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम भी है। तो अगर लेजिस्लेटिव में भी कोई काम होता है तो उसको भी एग्जीक्यूटिव में जो प्राइम मिनिस्टर है या बाकी मिनिस्टर्स हैं वो रिव्यू के लिए वापस भेज सकते हैं, उस पर और मॉडिफिकेशंस, अमेंडमेंट्स वो करवा सकते हैं। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव इज़ आल्सो डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेचर।
तो इस तरीके से ये एक चेक्स एंड बैलेंसेस का भी सिस्टम है। अब हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ द वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर। पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अब हम डिफरेंट लेवल्स पे बात करेंगे। दिस इज़ द वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर। आइए देखते हैं ये वर्टिकल शेयरिंग कैसे है। देखिए, गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल एक जनरल गवर्नमेंट होती है जो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे हमारी यूनियन गवर्नमेंट है तो सभी कंट्रीज़ में कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है। इसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। देन देयर इज़ अनदर गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल और स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट्स काम करती हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे दिल्ली में एक सरकार है यूनियन गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। फिर हमारी जो 28 स्टेट्स हैं वहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। हर स्टेट में अपनी अपनी गवर्नमेंट है, हर स्टेट का अपना चीफ मिनिस्टर है, राइट। फिर हमारी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है उनकी देख रेख में वहाँ पे काम होता है। दे आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। बट आप कह सकते हैं कि एक यूनियन गवर्नमेंट है जो नेशनल लेवल पे काम कर रही है, फिर एक स्टेट लेवल पे काम कर रही है, एंड देन द नेक्स्ट इज़ लोकल गवर्नमेंट और विच वी कैन से म्यूनसिपैलिटी और पंचायत्स। तो अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपैलिटीज़ हैं और रूरल एरियाज़ में पंचायत्स हैं। वो भी गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है और एक लेवल है। तो हम बात कर रहे हैं नेशनल लेवल, फिर स्टेट लेवल और फिर लोकल लेवल। तो यहाँ पे लेवल्स नीचे आ रहे हैं, टॉप से सेकंड टॉप एंड देन लास्ट। तो दिस इज़ द वर्टिकल ऑर्डर। तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में जो शेयरिंग ऑफ पावर होती है उसको हम वर्टिकल शेयरिंग भी कहते हैं। तो आइए इस अरेंजमेंट को हम समझने की कोशिश करें जो इन 3 लेवल गवर्नमेंट के लेवल्स में होता है। पावर्स टू डील विद द इशू ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस आर डेलीगेटेड टू यूनियन गवर्नमेंट। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है तो उसको तो पूरे भारत की किसी भी कंट्री की हम बात करें तो उसको पूरे कंट्री का जो है उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वहाँ पे नेशनल लेवल की इम्पोर्टेंस की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस वो सरकार रहती है, वो गवर्नमेंट रहती है। फिर जो रीजनल गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो अपने प्रोविंस अपनी स्टेट का काम देख रही होती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं तक होती है। उनको दूसरे की स्टेट में क्या हो रहा है उसकी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिशियल कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है, राइट। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो जब हम ऐसा कोई अरेंजमेंट देखते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स भी। ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट और रीजन की या प्रोविंस की अपनी कोई गवर्नमेंट हो, इसको हम कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स भी। इश्यूज़ ऑफ बेसिक लेवल आर अलॉटेड टू लोकल गवर्नमेंट। और जो भी लोकल बेसिक नीड्स हैं जीने के लिए वो लोकल गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत्स इनकी ज्यूरिसडिक्शन में रखी होती हैं। सो दिस इज़ द वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट से बहुत सारे कम्युनिटीज़, बहुत सारी जो ग्रुप्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट को। फिर स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं। फिर जो लोग बिल्कुल गांव के लोग हैं जो यहाँ पे नहीं पहुँच सकते, जो एमएलए नहीं बन सकते, एमपी नहीं बन सकते, तो वो लोकल गवर्नमेंट में रह के अपनी पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सकते हैं। वो अपना ओपिनियन जो है वो वहाँ पे रख सकते हैं। सो डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं फिर कि अंडर दिस अरेंजमेंट जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ग्रास रूट लेवल तक जो है उसको पहुँचाया जाता है। सो दिस इज़ आल्सो ए वेरी वंडरफुल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम
नेक्स्ट इज़ पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अभी हम सोशल ग्रुप्स की बात करें कि अब पावर शेयरिंग जो सिर्फ हम जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं कौन कौन से, जैसे कि लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, रिलीजियस हैं, वीकर सेक्शंस हैं इन द गवर्नमेंट। दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज़ मेंट टू गिव स्पेस टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स सच एज लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड वीकर सेक्शंस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले ही हमने बताया कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर ग्रुप की, हर कम्युनिटी की एक ही ख्वाहिश होती है कि उनको भी पार्टिसिपेशन का मौका मिले, उनका ओपिनियन भी मैटर करे। तो डेमोक्रेसी इस बात को समझती है और इस फीलिंग को जो है कंसीडरेशन में लेते हुए ऐसे अरेंजमेंट्स भी, ऐसे प्रोविजंस भी हैं। और ये जो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, ये उसी फीलिंग के लिए, उसकी फुलफिलमेंट के लिए ये एक अरेंजमेंट यहाँ पे रखा हुआ है। आप ये देखिए कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम जो है वो इस अरेंजमेंट के अंडर वो गवर्नमेंट वहाँ पे बनी थी। वहाँ पे उनके पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी बेल्जियम में, देन देयर वर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आल्सो, एंड देन देयर वाज ए कम्युनिटी गवर्नमेंट आल्सो। वो तीसरी गवर्नमेंट थी वहाँ पे। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में उन्होंने सोशल ग्रुप के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको रखा हुआ था। जो छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स थे उन सभी की रिप्रेजेंटेशन उसमें थी। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी को और जो है आप इफ़ेक्टिव कर सकते हो। दिस अरेंजमेंट इज़ यूज टू रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन एंड अदर वीकर सेक्शंस इन असेंबलीज, पार्लियामेंट्स एंड इन पंचायत्स। अभी देखिए, आपने ये भी देखा होगा कि हम कभी इलेक्शंस में हम बात करते हैं जब, तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हाँ जी रिजर्व्ड है एससीज़ के लिए, एसटीज़ के लिए और वुमेन। सिमिलरली पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में भी सीट्स को रिज़र्व किया जाता है, और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी इवन सीट्स को रिज़र्व किया जाता है फॉर वुमेन एंड वीकर सेक्शन। तो उसके पीछे क्या लॉजिक क्या है? वो लॉजिक यही रहता है कि हर क्लास को जो बड़े कंपटीशन में उतर के वो मे बी कि उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं हो पाए, इसलिए रिज़र्व किया जाता है ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन भी 100% उसको इंश्योर किया जाता है उनकी रिप्रेजेंटेशन को थ्रू रिज़र्वेशन। कि वहाँ पे मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूंसी वुमेन के लिए रिज़र्व हुई तो वहाँ फिर वुमेन के बीच में ही कंपटीशन रहेगा, तो अल्टीमेटली कोई वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ही वहाँ से चुन के आएगी। सो दैट इज़ हाउ अंडर दिस अरेंजमेंट द पावर इज़ शेयर्ड अमंग द सोशल ग्रुप्स। इट आल्सो हेल्प्स इन डिस्करेजिंग फीलिंग ऑफ एलाइनेशन। तो इसका हमें मेजर फ़ायदा ये होता है कि वो एलाइनेशन वाली फीलिंग, जिसको हम कह सकते हैं कि उनमें एक फ़ीलिंग आना कि हमको सेकंड क्लास सिटीज़न माना जा रहा है और हमको ओपिनियन मेकर्स में हमें एनलिस्ट नहीं किया जाता है, हमारी पार्टिसिपेशन नहीं करवाई जाती है, हमको गैर ज़रूरी समझा जाता है। वो वाली फीलिंग जो है, वो वाली फीलिंग नहीं आती है अगर हम इस अरेंजमेंट के तहत पावर शेयर करें तो। सो इन दिस वे दिस अरेंजमेंट वर्क्स। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, पावर शेयरिंग एमंग पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो आपको पता है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन से उनको जो है उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पॉलिटिक्स में आ जाती हैं, मैदान में आ जाती हैं और वो अपनी पावर लेने की कोशिश भी करते हैं। बट कुछ ऐसे छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हो सकती हैं, तो अंडर दिस अरेंजमेंट दे आर आल्सो गिवन अ चांस टू एंश्योर देयर पार्टिसिपेशन इन फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। मान लीजिए एक बहुत बड़ी पार्टी है तो वो तो अपने जिसके 50 MLA 100 टोटल जहाँ पे स्ट्रेंथ हो उनके होंगे तो उसको तो कंसिडरेशन में लिया जाएगा, बट 1 2 3 4 मेंबर्स वाली पार्टीज़ को भी कंसिडरेशन में लेना डेमोक्रेसी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम वहाँ तक पावर को शेयर करते हैं तो दैट मीन्स कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत हेल्दी डेमोक्रेसी है, फ्लड डेमोक्रेसी नहीं है।
So under this arrangement, what happens? This arrangement helps in creating competition among different political parties representing different social groups and ideologies. So the power does not remain in one hand. अच्छा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो आपस में कम्पीट करती हैं और थोड़ी थोड़ी पावर बहुत ज़्यादा पार्टीज़ के पास चले जाती है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही पार्टी जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ पावर को अपने पास ही रिटेन करके रखे, राइट। सो ज़्यादा पार्टीज़ के पास भी पावर रहेगी। दिस अरेंजमेंट अलाउज पॉलिटिकल पार्टीज़ टू फॉर्म कोएलिशन गवर्नमेंट थ्रू अलायंस। तो अंडर दिस अरेंजमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो फिर कोएलिशन करती हैं। जो आपने देखा होगा कि ये ट्रेंड पीछे बहुत चला, अभी थोड़े अरसे से इंडिया में इस ट्रेंड के ऊपर मोदी जी के आने के बाद ये वाला ट्रेंड बंद हुआ है, अदरवाइज़ तो कोएलिशन गवर्नमेंट का ही टाइम चल रहा था। तो वो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है वो बहुत बेहतरीन ढंग से इंडिया में हो रही है, और इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल है वो तो हमने बेल्जियम में देखी है। सेवरल इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एट्सेट्रा हु शेयर पावर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज़ आर बाय इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट्स डिसीजंस। तो दूसरे प्रेशर ग्रुप्स रहते हैं, फार्मर्स का एजुटेशन आपने सुना होगा, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये लोग या तो इनको गवर्नमेंट जो है कमेटीज़ के मेंबर बना के इनका ओपिनियन ले लेती है, इनकी पार्टिसिपेशन वहाँ पे हो जाती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ गवर्नमेंट ने तो फिर ये बड़े बड़े एजुटेशंस करके अपनी बात ज़बरदस्ती भी गवर्नमेंट को मनवाते हैं। तो पावर जो है वो लोअर लेवल तक यहाँ भी शेयर की जाती है अंडर दिस अरेंजमेंट। सो आई होप कि मैं ये कन्वे कर पाया आपको कि जो हमने 4 प्रोमिनेंट यहाँ पे पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट्स को समझा। इसके अलावा भी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, जैसे बेल्जियम ने जब शुरू किया था तो तब वो उनका इनोवेटिव था, उससे पहले वैसा अरेंजमेंट किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया था। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग के सिर्फ 4 ही अरेंजमेंट हो सकते हैं, और भी बहुत हो सकते हैं, और आने वाले वक्त में और भी बढ़ सकते हैं। तो अंडर जो इस पूरे चैप्टर का जो थीम है वो ये है कि हमको डेमोक्रेसी के लेवल को, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को, उसकी वो कितनी हेल्दी डेमोक्रेसी है ये देखने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि पावर शेयरिंग जो है वो उस किस लेवल तक डिसेंट्रलाइज हो रही है। और अगर पावर शेयरिंग वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन कम हो रही है और सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो रही है तो आपकी डेमोक्रेसी जो है वो हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं है। अगर आप बेल्जियम वाला पावर शेयरिंग को फॉलो करोगे तो बेल्जियम में जो प्रॉस्पेरिटी रही, जो यूनिटी उस कंट्री में रही, तो वैसा आप देश बना सकते हो। और अगर आपने सेंट्रलाइज़ किया पावर, उसको कंसोलिडेट किया, अगर आपने पावर शेयरिंग नहीं करी तो फिर श्रीलंका के जैसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स हमारे यहाँ पे हैं कि देयर कैन बी ए नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग, राइट। द 4 मोस्ट प्रोमिनेंट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। द लेवल ऑफ डेमोक्रेसी इन ए कंट्री कैन बी इमेजिन्ड बाय द लेवल ऑफ पावर शेयरिंग इन डिफरेंट और अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो डेमोक्रेसी का जो लेवल है उसको यहाँ से मेजर किया जा सकता है कि पावर शेयरिंग जो है वो ग्रास रूट लेवल तक है या नहीं है। क्या एक छोटे से छोटे ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन भी आ रही है, उसका ओपिनियन भी गवर्नमेंट के किसी डिसीजन में इम्पैक्ट डाल पा रहा है या नहीं, तो ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई दीज 2 केस स्टडीज़ वर डिस्कस्ड हियर इन दिस चैप्टर, दैट इज़ द केस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। दोनों ने कंट्रास्ट पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी। बेल्जियम ने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की, पावर शेयरिंग को बहुत नीचे लेवल तक लेके गए और अपनी कंट्री को यूनाइटेड रखने में कामयाब रहे। श्रीलंका ने पावर्स को रिटेन किया
उन्होंने एक ही पार्टी की सुपरमेसी बना के रखी, उन्होंने बाकी ग्रुप्स को, कम्युनिटीज़ को इग्नोर किया और फिर इसीलिए वहाँ पे सिविल वार हुआ। सो यही एक मॉरल है कि डेमोक्रेसी को हेल्दी बनाने के लिए पावर शेयरिंग को इंश्योर करो ग्रॉस रूट लेवल तक। सो दिस इज़ व्हाट this chapter is meant for. I hope I made it clear to you, and it is all for today. Thank you.